चलिए, तो बजट की घोषणा हो गई है। इनकम टैक्स को लेकर के उम्मीदें जितनी थी मध्यम वर्ग की, वो पूरी होती हुई दिखाई नहीं दी हैं और कोई भी बदलाव इनकम टैक्स की दरों में नहीं किया गया है। इसके अलावा हाउसिंग पे जोर रहेगा, ये कहा गया है। 7 नए IITs बनेंगे। रेलवे के विस्तार की बात की गई है। बाजार को हालांकि ये बजट पसंद नहीं आया है। ऊपरी स्तरों से बाजार के अंदर अब गिरावट देखने को मिल रही है। हमारे साथ इस खबर का विश्लेषण करने के लिए बजट में क्या कुछ आपके लिए निकल करके आया है, अंशुमान जी जुड़ चुके हैं, महीना के संपादक। अंशुमान सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले पहली टिप्पणी इस बजट पर आपकी। जिस बात की संभावना थी विपुल, वैसा ही हुआ। हम लोगों ने बजट से ठीक पहले चर्चा में कहा था कि आयकर में किसी बड़ी रियायत की उम्मीद नहीं है, पर बजट की सबसे महत्वपूर्ण घोषणा को सबसे पहले पकड़ते हैं। बाकी घोषणाएं तो पिछले साल का वर्क इन प्रोग्रेस है। सबसे महत्वपूर्ण घोषणा अगर बजट में, पूरे बजट में निकलती तो एक सिर्फ ये है कि 2010 से पहले के जो लंबित मामले थे, टैक्स पेयर्स जिनमें फंसे हुए थे, इसमें 25,000 करोड़ के टैक्स डिमांड्स थे। यानी टैक्स डिमांड्स का मतलब वो मामले जिनमें इनकम टैक्स विभाग ने नोटिस भेज रखा है लोगों को चुकाने के लिए। वित्त मंत्री ने उन डिमांड्स को वापस ले लिया है। टैक्स डिमांड वापस लेने का मतलब है कि सरकार उस मुकदमे से पीछे हट गई है और अब इसकी वसूली नहीं की जाएगी। वित्त मंत्री ने दावा किया कि 1 करोड़ टैक्स पेयर्स को इससे फायदा होगा। इनकम टैक्स में कुल मिलाकर सिर्फ इतना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि इनकम टैक्स में सरकार ने, जैसा हमने कहा था कि इनकम टैक्स में सरकार का फोकस सिर्फ इस पर रहेगा कि जो मौजूदा स्कीम है उसमें लोग ज्यादा से ज्यादा लोग आए। नई टैक्स रिजीम में जिसमें 7 लाख रुपए तक की आय टैक्स फ्री है, तो वही बात इसमें दोहराई गई है। अब हम आते हैं बजट के बाकी प्रावधानों पर, और बाजार की प्रतिक्रिया हमें इसीलिए निराश करने वाली दिखाई देती है। बजट में जिन भी बड़ी घोषणाओं की उम्मीद थी वो नहीं आई, और इसलिए इस बात की संभावना दिखाई दे रही है कि शायद सरकार जब अगले बार जुलाई में आएगी बजट में, तब उन घोषणाओं को लेकर आएगी। आयुष्मान भारत का दायरा नहीं बढ़ा, इसमें मध्य वर्ग को शामिल नहीं किया गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई जिसको देखा जाना चाहिए था। रेलवेज में कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई। 3 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाने की बात हुई, लेकिन पुराना डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर अभी धीमी रफ्तार से चल रहा है। और इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं इलेक्ट्रिक सेक्टर से आई हैं, जैसे कि सोलर रूफटॉप में, अगर आप अपने घर पर सोलर रूफटॉप लगाते हैं तो बिजली में रियायत मिलेगी। एक महत्वपूर्ण घोषणा पूरे बजट ढांचे में जो दिखाई दी, जिसका बाजार को इंतजार था, बाजार के दूसरे हिस्से को इंतजार था, वो फिस्कल डेफिसिट था, और इसलिए बॉन्ड मार्केट के लिए ये बाजार थम्स अप है। जी, चलिए जरा इस बीच जरा ग्राफिक्स लेकर के आइए और देखिए जरा बजट में क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें रही हैं। जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए, क्या कुछ बातें रही हैं, एक बार फटाफट बता देते हैं। और इस बीच जरा इस पर जो है आगे बढ़ें, उससे पहले अंशुमान जी से जानना चाहेंगे। अंशुमान सर, 2-3 महत्वपूर्ण बातें थी। गिग वर्कर को लेकर के उम्मीदें चल रही थी। इसके अलावा आयुष्मान भारत को लेकर के आपने जिक्र किया कि उसमें मध्यम वर्ग को शामिल नहीं किया गया। तो एक तरीके से कहा जाए कि इस बजट में कुछ खास, कुछ नई बड़ी बातें जो है, जिसकी उम्मीद बाजार लगा रहा था कि चूंकि चुनावी साल है तो हो सकता है कुछ बड़ी घोषणाएं हो, पॉपुलर बजट हो, उस तरह का अनाउंसमेंट कुछ देखने को नहीं मिला। देखिए, बाजार के नजरिए से और उपभोक्ता दोनों नजरिए से इस बजट में ये उम्मीद की जा रही थी, बाजार को ये चाहिए था कि सरकार डिमांड को बढ़ाने के लिए कुछ करेगी ऐसा, जिससे लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा पहुंचे और ग्रामीण इलाकों से जो कमजोर मांग की का दबाव दिख रहा है उससे कंपनियों को राहत मिले। ऐसा कुछ नहीं हुआ। उपभोक्ताओं के नजरिए से माना जाता है कि चुनाव से पहले के अंतरिम बजट लोकलुभावन बजट होते हैं, बड़ी लोकलुभावन घोषणाएं नहीं थी बजट में, तो इससे लगता है कि सरकार को लोकलुभावन घोषणाएं करने की जरूरत महसूस नहीं हुई इस बजट में चुनाव को देखते हुए। तो इसलिए अगर आप उम्मीदों की लंबी फेरिस्त देखें तो उसमें कुछ भी पूरा नहीं होता। ज्यादातर ये हाउसकीपिंग बजट है, और इस बजट में चूंकि वोट ऑन अकाउंट लिया गया है अगले 4-5 महीनों का, तो शायद आने जुलाई में इस बात का इंतजार किया जाएगा कि बड़ी घोषणाएं। फिर भी कुछ छोटी मोटी चीजें हैं जिन्हें ध्यान रखा जा सकता है, देखा जा सकता है। जैसे कि मध्य वर्ग के लिए एक नई आवास योजना का संकेत दिया गया। घोषणा नहीं की गई कि मध्य वर्ग के लिए एक नई आवास योजना लाई जाएगी, लेकिन ध्यान रहे कि पिछले साल के बजट में सरकार ने प्रधानमंत्री अर्बन योजना में बजट में कटौती की थी। तो इस साल देखना होगा कि बजट के नंबर्स में मध्य वर्ग की आवास योजना के लिए कोई अलग से आवंटन हुआ है कि नहीं। दूसरी चीज है कि महिला और बाल विकास विभाग की तमाम स्कीमों को पुनर्गठन करके एक स्कीम में लाने की घोषणा की गई है। और इसके अलावा जो एक और महत्वपूर्ण घोषणा है वो ये कि सरकार का ने कर्ज के जरिए उपभोक्ताओं को और निवेश करने और मकान खरीदने वालों को रियायत के कुछ इरादे जाहिर किए हैं। जी, चलिए हमारे साथ तो और 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ गगन कुमार जी मौजूद हैं टैक्स एक्सपर्ट के तौर पर, और हमारे साथ संजय कथुरिया जी हैं फाइनेंस एक्सपर्ट के तौर पर। सबसे पहले गगन जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपको आमंत्रित हमने किया था कि हो सकता है कुछ चुनावी साल है, कुछ बड़ी घोषणाएं होंगी, लेकिन टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया। आपकी क्या उम्मीदें थी और कैसे देख रहे हैं आज की घोषणाओं को? नमस्कार। मेरी उम्मीदें बहुत लिमिटेड थी, क्योंकि कंसिडरिंग के इंटरिम बजट एक्सपेक्टेड था और कोई बहुत ज्यादा घोषणाओं की उम्मीद नहीं थी। लेकिन उम्मीदें ये थी कि शायद कुछ प्रोसीजरल ग्राउंड्स पे कुछ अमेंडमेंट लाएंगे, कुछ टीडीएस प्रोविजंस को सिंप्लीफाई करेंगे, बट उसमें भी बहुत ज्यादा निराश नहीं करा। जो पेटी टैक्स डिमांड्स हैं वो विड्रॉ कर ली,
और आई थिंक क्योंकि कॉस्ट ऑफ रिकवरी वाज मोर देन दी अमाउंट ऑफ टैक्स, तो वो लॉजिकल एक रैशनल डिसीजन था। बट यू आर राइट कि टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कोई अभी तो फाइन प्रिंट देखना पड़ेगा, बट एडमिटेडली कुछ है नहीं इसमें टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए संजय जी से बात कर लेते हैं। संजय जी, आपसे पहली टिप्पणी जाना चाहेंगे बजट को लेकर के। फिस्कल डेफिसिट को लेकर के तो जो हमने देखा 5.8 रखा गया है, उसमें गिरावट देखने को मिली है। ओवरऑल इस बजट को आप कैसे रेट कर रहे हैं? कुछ वर्षों में लगातार बढ़ी है और साथ ही उन्होंने ये भी। संजय जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी संजय जी, आपसे बजट पर पहला रिएक्शन, और खासतौर से फिस्कल डेफिसिट को जो 5.8 पे रखा गया है, अनुमान जो रखा गया है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? तो नमस्कार, थैंक यू सो मच मनी9, आपने हमें इनवाइट किया। तो लगा के बैठे थे सब अपनी आस, पर आया नहीं बजट में कुछ खास। तो कुछ भी नहीं मिला बजट में, और मेरा अनुमान यही था। और उसके कुछ कारण थे। प्रमुख कारण ये था कि भाई पिछले जो इलेक्शंस हुए, उन सारे इलेक्शंस में सरकार को, बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिली। तो उनको मुझे नहीं लगता कि कोई लोक लुभावन की कोई भी जरूरत दिखी। और देखिए, भारत का जो अगर 100 रुपए का रिसीट होता है, तो वो 100 रुपए के रिसीट में 34 रुपए का रिसीट आज भी उधार है। तो हम ये देख सकते हैं कि भारत आज भी उधार पे चलता है। और भारत के खर्चों में करीबन जो सबसे ऊपर खर्चा चलता है 20 रुपए का, वो ब्याज का चलता है। अगर 100 रुपए भारत खर्च करता है तो 20 रुपए का ब्याज देता है। तो सरकार के ऊपर एक नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वो एकदम ही जो कहते हैं कि लोक लुभावन वाली स्कीम्स के ये नहीं करे, क्योंकि उससे आगे आने वाली सरकारों पे प्रेशर बनता है। और उनको शायद ये लग रहा है कि हम ही आगे आने वाली सरकार है, तो हमें कोई जरूरत इतनी ज्यादा है नहीं। आपने फिस्कल डेफिसिट की बात करी। कोई भी एक ग्रोइंग इकोनॉमी में फिस्कल डेफिसिट होता है। इस बार फिस्कल डेफिसिट बहुत अच्छे से कंट्रोल हुआ है। तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी चीज है जो फिस्कल प्रूडेंस को दिखाता है कि एक सरकार को तरीका आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने का, फिस्कल कंसोलिडेशन करने का तरीका आता है। जो उन्होंने अनुमानित कलेक्शन रखी थी, उस अनुमानित कलेक्शन से भी ज्यादा उन्होंने कलेक्ट किया है और खर्चों को कंट्रोल किया है। तो ये जैसे गृहिणी होती है घर की, तो वो यही कोशिश करती है कि खर्चों को मैं कंट्रोल करके रखूं। तो हमारे जो पूरे परिवार के घर की गृहिणी है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने बहुत अच्छे से खर्चों को कंट्रोल करके रखा है और इस बार भी खर्चा करने नहीं दिया। तो इस बात को लेके मैं बहुत खुश हूं। हाँ, ये बात जरूर है कि एक आम व्यक्ति के हाथ में पैसा नहीं आया है। आज भारत में करीबन 14 करोड़ लोग के अलावा जो बचे हुए लोग हैं, वो 25,000 रुपए या उससे कम कमाते हैं। तो उनकी इनकम लाइवलीहुड हमेशा क्वेश्चनेबल होती है। महंगाई दर बढ़ी है, सरकार ने ये बोला है महंगाई दर नहीं बढ़ी, बट महंगाई दर जरूर बढ़ी है। और जिस वजह से थोड़ा सा प्रेशर लोगों पे है। अगर थोड़ी बहुत रियायत बढ़ा देते तो हमारे चेहरे पे मुस्कान होती, खुशी होती। पर मुझे ऐसा लगता है कि वो इस बार उनके एजेंडा में नहीं था। और जुलाई का वेट करते हैं, जब वो पूरा बजट प्रेजेंट करेंगे तो होपफुली कुछ हमें मिलेगा उसमें। चलिए ठीक है, लेकिन ये आपके चेहरे की मुस्कुराहट जो है वो लगातार बनी हुई है, अच्छी बात है। अंशुमान सर, आपसे जानना चाहेंगे, जो हम देख रहे हैं कि सरकार की तरफ से कहा गया डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 10 साल में करीब 3 गुना की बढ़ोतरी हुई है। जो फाइलिंग है इनकम टैक्स की, वो 2.5 गुना के आसपास बढ़ी है। बड़े नंबर्स क्या कुछ कह रहे हैं, बड़े आंकड़े क्या दर्शा रहे हैं अर्थव्यवस्था को लेकर? बजट के आंकड़े चूंकि रिवाइज आंकड़ों में काफ़ी कुछ दिखाई देता है, 2-3 महत्वपूर्ण आंकड़े समझना जरूरी है। और जहां पर सबसे ज़्यादा चिंता थी, और शायद सरकार ने पिछले साल लगातार भारत सरकार के कर्ज पर तमाम सवाल उठाए गए थे, और इसलिए सरकार ने अगले साल का 2025 के कर्ज के लक्ष्य में कमी की, जो इस साल से कम है। हालांकि इसको एक चुटकी नमक के साथ लीजिएगा, क्योंकि जुलाई में फिर बजट आएगा और तब पता चलेगा। सरकारें अपने कर्ज के लक्ष्य को लेकर हमेशा फिसलती नहीं है, लेकिन कम से कम जो चिंता दिख रही थी, तो सरकार ने अपनी तरफ से आगे बढ़कर कहा कि अगले साल कम कर्ज लेगी। और इसलिए मैं बजट के डॉक्यूमेंट्स का इंतजार कर रहा हूं कि 2025 में सरकार जिस तरीके के खर्च के आंकलन लेकर आई है, 47 लाख करोड़ रुपए के आसपास के बजट के खर्च के आंकलन है, उसे पूरा करने के लिए इतने कम खर्च से कैसे काम चलेगा। टैक्स कलेक्शन बढ़ा है, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में बढ़ोतरी हुई है, जीएसटी में बढ़ोतरी हुई है। उसके बदले टैक्स पेयर्स को केवल धन्यवाद दिया गया बजट के भाषण में कि आपने टैक्स पे किया ईमानदारी से, और उसका हमने ईमानदारी से इस्तेमाल किया। इसके अलावा टैक्स पेयर्स को सीधी कोई राहत या सहायता नहीं दी गई। राजकोषीय घाटे का लक्ष्य चूंकि बदलता रहता है, इसलिए मैं देखना जरूरी है कि राजकोषीय घाटे का लक्ष्य जब जुलाई में रिवाइज्ड बजट आएगा और पूरा बजट आएगा, तब हमें दिखेगा कि इसमें कितनी कमी हुई है। एक महत्वपूर्ण सूचना जो बाकी लोगों के लिए, राज्य सरकारें पिछले 2 साल से काफी परेशान है अपने फंड्स को लेकर। तो सरकार ने अगले 1 साल के लिए जो रियायती कर्ज की स्कीम है, जो केंद्र सरकार की गारंटी पर राज्य सरकारों को मिलते हैं, उसे जारी रखा है। यानी अगले 5-6 महीनों तक राज्य सरकारों के बजटों में कोई बड़ी चुनौती नहीं आएगी, उन्हें बाजार से कर्ज लेने की छूट मिलेगी। इसके अलावा पूरे बजट भाषण में ऐसा कुछ नहीं था जिससे आपको ये लगे कि
चुनाव की तरफ जाने वाला बजट है, लोक लुभावन बजट है। बाकी चीजें सब हाउसकीपिंग चीजें हैं, आंकड़ों के तौर पर हैं। तमाम स्कीमों का एक्सटेंशन है, कोई नया बड़ा एलिमेंट घोषित नहीं किया गया है। बड़ा एलिमेंट कोई घोषित नहीं किया गया और शायद इसी बात से बाजार में नाराजगी थोड़ी सी देखने को मिल रही है। अब निफ्टी जो है लाल निशान में फिसलता हुआ 5 अंकों से ज़्यादा की गिरावट इस समय निफ्टी के अंदर देखने को मिल रही है और दिन के निचले स्तर की ओर अब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब थोड़ी सी रिकवरी लोअर लेवल से आती हुई 26 अंकों की बढ़त अब निफ्टी में देखने को मिल रही है। खबर असर लेकर के आते हैं और उसके बाद एक छोटी टिप्पणी सर आपसे और लेंगे और उसके बाद से आपकी व्यवस्था है तो आपको हम विदा करेंगे। लेकिन देखिए क्या घोषणा की गई, डेयरी किसानों के लिए नई योजना आएगी और इससे जो है डेयरी किसानों को वित्तीय समर्थन मिलेगा, देश से डेयरी निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और किसानों की आय दोगुनी करने में मदद मिलेगी। ये जो है खबर है और इसका असर किस तरीके से होगा ये आपके स्क्रीन पर है। अगली घोषणा जरा लेकर के आइए और यहाँ पर देखते हैं कि क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है। तिलहन क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए रणनीति बनाई जाएगी और तिलहन उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। खाद्य तेल के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की बात कही गई है और आयात पर निर्भरता घटाने की बात की गई है। देश भर के घरों में रूफटॉप लगाने की बात की गई है। 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट बिजली जो है वो फ्री मिलेगी। 15 से 18 हज़ार की बचत का अनुमान बताया जा रहा है और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि आज जो है इरिडा के शेयर में शानदार तेजी, अब 190 का स्तर देखने को मिल रहा है। तो शेयर बाजार में भी इससे देख करके हलचल देखने को मिल रही है। सोलर रूफटॉप वाली घोषणा काफी महत्वपूर्ण है और दिलचस्प। इसका क्रियान्वयन देखना होगा क्योंकि ये भारत में सोलर एनर्जी को बढ़ाने की प्रक्रिया में दूसरी कोशिश है। पहली कोशिश सरकार ने 2016-17 में शुरू की थी जब देश में बड़े सोलर पार्क बनाने की व्यवस्था की गई थी और उन सोलर पार्क्स के जरिए बिजली के उत्पादन को मुख्य ग्रिड तक लाने की बात थी, लेकिन वो अधिकतर सफल नहीं हुआ और इस मामले में कई सारी दुविधा और सरकार के सामने उलझने भी थी क्योंकि भारत में सोलर सेल्स नहीं बनते हैं, उनका इंपोर्ट होता है और इंपोर्ट चाइना से होता है। यह घोषणा काफी महत्वाकांक्षी है, लेकिन क्या इतने सोलर सेल भारत में उपलब्ध होंगे, बन पाएंगे और उन सोलर सेल्स की कॉस्ट क्या होगी घरों में लगाने के लिए, ये कई सारे सवाल हैं। लेकिन यह अपने तरीके की पहली महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें कि लोगों को सोलर उत्पादन के लिए अपने घरों पर पैनल लगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। सोलर के मामले में सरकार का पिछले 10 साल का रिकॉर्ड थोड़ा सा मिला जुला सा रहा है, इसलिए देखना होगा कि ये सोलर सेल्स और पैनल की कॉस्ट का क्या होता है और इनकी आपूर्ति कैसे सुनिश्चित की जाती है। सर एक सवाल जो हम कार्यक्रम के पहले भी आया था, फिर से बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। एक दर्शक हमारे हैं राजेंद्र जी, वो कह रहे हैं कि सर अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए सरकार क्या कर रही है। सरकार ने बोला है कि 2 करोड़ घर बनाएगी 5 साल के अंदर। अभी और खबर और सर पे आते हैं, जरा एक छोटी टिप्पणी सर से ले लें। अफोर्डेबल हाउसिंग पर कोई सीधी घोषणा नहीं है, सरकार की तरफ से संकेत दिया गया कि मध्य वर्ग के लिए घरों की एक स्कीम लाई जाएगी। हमें बजट के दस्तावेज में देखना होगा कि वो स्कीम कहां से आ रही है, क्योंकि टैक्स के साइड से या बजट एलोकेशन के साइड से अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए कोई सीधी घोषणा नहीं की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य जितना पिछले साल था वैसा ही रखा गया, जैसे कि हम आंकड़ों को भीतर से पढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो पिछले साल प्रधानमंत्री अर्बन आवास योजना के आवंटन में भी कमी हुई थी। अब सब असली खेल बजट के आवंटन के आंकड़ों का है, पर फिर भी मैं आवंटन के आंकड़ों को भी विपुल जी अभी इस साल अगले 5-6 महीने तक आप बहुत भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि सारे आंकड़े रिवाइज हो जाएंगे जब जुलाई में सरकार अपना बजट घोषित करेगी। तो अभी इसे संकेतों, संदेशों, मंशा, इच्छा, आकांक्षा इसी के आसपास देख सकते हैं क्योंकि आंकड़ों के मामले में ये पूरा का पूरा बजट नए सिरे से फिर लिखा जाएगा जुलाई में, जून में, और इसे प्रस्तुत किया जाएगा। तब हम जान पाएंगे कि वास्तविक रूप से कितना आवंटन मिला और बाजार तब ये पढ़ पाएगा कि दरअसल सरकार कितना खर्च करने जा रही है। लेकिन हाँ, अगर बाजार को सरकार के खर्च से थोड़ी मदद की उम्मीद है तो कैपेक्स का टारगेट अगले साल बड़ा रखा गया। 11 लाख करोड़ रुपए के कैपेक्स का सरकार जो पूंजी खर्च करती है, जिस खर्च से देश में डिमांड आती है, पुल पुलिया, सड़क, मकान, बिल्डिंग्स बनते हैं, उसका लक्ष्य रखा गया जो जीडीपी का 3.4% होगा। और ये शायद बाजार में सरकार के खर्च के आधार पर निवेश करने वाले जो भी लोग हैं और जो स्टॉक्स हैं उन्हें थोड़ी राहत दे सकता है। चलिए अगली प्लेट जो है लेकर के आइए जरा स्क्रीन पर। और ये अभी हम इस पर बातचीत कर रहे थे मध्यम वर्ग के लिए विकास की आवास के लिए क्या कुछ कहा गया है। अब जरा मेडिकल पर आ जाते हैं। मौजूदा जिला अस्पतालों में जो है मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाने की बात की गई है। स्वास्थ्य सुविधाओं में तेजी से इजाफा, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने से स्वास्थ्य खर्च में कमी आएगी। स्वास्थ्य को लेकर के सर क्या कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? स्वास्थ्य के बजट में किसी बढ़ोतरी की घोषणा नहीं की गई। आमतौर पर वित्त मंत्री जब घोषणाएं करती हैं और बजट बढ़ाती हैं तो उसके लिए उस पर मेजे थपथपाने की अपेक्षा की जाती है। आयुष्मान भारत का दायरा बढ़ाने की संभावना थी, वो नहीं हुआ। केवल आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स को आयुष्मान भारत में शामिल किया गया। फिर हमें बजट के दस्तावेज देखने होंगे कि हेल्थ केयर पर सरकार के खर्च को लेकर पिछले कई सालों में लगातार सवाल उठे हैं और अब आयुष्मान भारत ही फ्लैगशिप स्कीम के तौर पर बनकर आई है। हालांकि मेडिकल कॉलेजेस को लेकर कुछ नई घोषणा की गई है और जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज बनाए जाने का प्रस्ताव किया गया है।
अंशुमान सर, आपकी व्यस्तता काफ़ी ज़्यादा है, तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। अब से थोड़ी देर में फिर जैसे आप खाली होंगे हम दोबारा आपको साथ इस बजट की एक एक बारीक बातों को जो है और डिस्कशन में लेकर के आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस बीच जरा बाजार की स्थिति दिखा दीजिए, इस समय क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि बाजार के अंदर काफ़ी वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है और इस बीच 71,817 का स्तर जो है यहाँ पे सेंसेक्स में देखने को मिल रहा है। चलिए अब जरा गगन जी से पूछते हैं। गगन सर, किराए में रहने वाले लोगों के लिए कुछ छूट की बात की गई है, क्या कुछ वो बातें हैं, अगर आप हमारे दर्शकों को समझा पाएं, क्या उसके अंदर छुपा हुआ है? जी, मैं अभी आपसे बात करते करते फाइनेंस बिल देख ही रहा हूँ। मेरे को तो अभी ऐसा कुछ नहीं दिखा उसमें, तो अभी तो मेरे को नहीं लगता कि कम से कम एक्ट में तो ऐसी कोई अमेंडमेंट प्रपोज नहीं करी है। जी सर, क्या जुलाई में कुछ उम्मीदें हैं आपको कि सरकार कुछ बदलाव कर सकती है, खासतौर से नई टैक्स रिजीम को लेकर के क्या कुछ उम्मीदें हैं? और जो सरकार की मंशा दिखाई दे रही है कि पुरानी टैक्स रिजीम को एक तरीके से समाप्त करने की इच्छा दिखाई दे रही है, आप कितना सहमत है इससे? और जो आम मध्यम वर्ग का व्यक्ति है उसको किस योजना में जाना उसके लिए ज़्यादा लाभप्रद रहेगा? जी, अगर जुलाई में यही सरकार वापस आती है तो बहुत सारे काम हैं जो टैक्स में ओवरड्यू है। आपको ये भी देखना होगा कि वैश्विक व्यवस्था क्या है। आसपास के काफी देश जो हैं वो बहुत कम टैक्स रेट, कॉर्पोरेट टैक्स रेट ऑफर कर रहे हैं, तो हो सकता है कि कॉर्पोरेट टैक्स रेट में थोड़ा और बदलाव करा जाए। इसी के साथ अभी इंटरनेशनल टैक्स में एक इशू चल रहा है मिनिमम ग्लोबल टैक्सेशन का, तो हो सकता है कि उसको भी लॉ में इनकॉर्पोरेट करा जाए कि 15% मिनिमम ग्लोबल टैक्स का जो प्रोविजन OECD ने प्रपोज करा है। इसके अलावा फेसलेस अपील्स तो हो गई थी डिसाइड, लॉ में प्रोविजन आ गया है, लेकिन प्रैक्टिकली अभी कुछ नया हो नहीं रहा। तो पिछले 1-1.5 साल में कोई अपील्स डिसाइड हुई नहीं है, तो शायद से उसके लिए भी कुछ प्रोसीजरल बदलावों की उम्मीद है। और एक जो TDS प्रोविजंस के लिए मैंने पहले भी बोला था कि सिंप्लीफाई करने की बात चल रही है, कि अभी करीब 15-16 सेक्शंस हैं TDS के, तो उन सबको मर्ज कर करके हो सकता है कि 1 या 2 प्रोविजंस में इनकॉर्पोरेट कर दिया जाए। अभी जो एक चीज मैंने अभी बदलाव देखा कि जो पीछे RBI ने एक बदलाव लाया था कि अगर आप LRS स्कीम में पैसा विड्रॉ कर रहे हैं तो टैक्स कलेक्शन TCS उस पे काटना होगा 20%। तो वो प्रोविजन मैंने अभी देखा फाइनेंस एक्ट में इनकॉर्पोरेट कर दिया है विद इफेक्ट फ्रॉम रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ऑफ 1 जुलाई। तो ये कुछ चीजें हैं, और जुलाई में अगर ये सरकार वापस आती है तो मेरा मानना है कि कुछ आमूल चूल परिवर्तन एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम इनकम टैक्स में।